Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture is related to the calculation of ESAL. ESAL stands for Equivalent Standard Axle Load. लास्ट टाइम हमने फाइंड आउट किया था इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड एंड इक्विवेलेंस फैक्टर फाइंड आउट किया था विद द फार्मूला एंड ग्राफ, और हमने इसके न्यूमेरिकल्स किए थे। तो आज हम मेन कैलकुलेशन करेंगे ईजल्स की, कि हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड एक्सेल लोड्स, और उसको भी हम कैसे अपने फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने फाइंड किए थे equivalent single wheel load ESWL by Boyd and Foster method, जिसमें हमने इसके न्यूमेरिकल्स को ग्राफ्स एंड फार्मूला लॉ के फार्मूला दोनों के थ्रू हमने इसको फाइंड आउट किया था। सो इन बॉयड एंड फोस्टर मेथड we find the easels. So we find the easels through the given thickness, that is Z. बट इन आपको पता होना चाहिए इस ग्राफ के थ्रू कि जो हमारे पास D/2 होता है वो कहाँ तक होता है, जहाँ पे हमारी स्ट्रेसेस जाके ओवरलैप होती हैं। ये देखिए, ये जो पॉइंट है, ये जो थिकनेस होती है ये होती है हमारे पास D/2। तो जहाँ पे हमारी स्ट्रेसेस ओवरलैप होती हैं, जो फर्स्ट लेयर होती है उसे हम D/2 कहते हैं, और वो इक्वल होती है इस D/2 के। हमारे क्वेश्चन में जो गिवन था हमारे पास वो 4.5 समथिंग था, उसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास 2.25 D/2 आया। तो वो जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है वो हमारे पास इक्वल होती है क्लियरेंस डिस्टेंस के हाफ पे, जहाँ पे हमारी स्ट्रेसेस जाके ओवरलैप करती हैं उस डिस्टेंस को हम D/2 कहते हैं, और उसको हम फर्स्ट लेयर कंसीडर करते हैं। तो नो स्ट्रेसेस ओवरलैप इफ द पेमेंट थिकनेस इज स्मॉलर देन D/2, और D/2 से कम पे हमारी स्ट्रेसेस ओवरलैप नहीं होती। जहाँ पे ओवरलैप होती है उस थिकनेस को हम D/2 कंसीडर करते हैं। और इसके अलावा हम 2SD जो थिकनेस होती है वो हमारे पास फुल थिकनेस होती है, जिस पे हमने पेमेंट को डिज़ाइन किया होता है। दिस इज़ कॉल्ड 2SD एंड दिस इज़ इक्वल टू SD मल्टीप्लाई बाय 2। जो हमारे पास 13.5 थी उसको मल्टीप्लाई बाय हमने 2 किया था, वो हमारे पास आई थी 27। तो ये जहाँ जो टोटल थिकनेस होती है जहाँ पे हमने उसको स्ट्रेसेस जहाँ तक जा सकती हैं डिज़ाइन किया होता है उसे हम कहते हैं 2SD। और जो थिकनेस जिस पे हमने फाइंड आउट करनी होती है, जिस पे हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं Z, और वो हम 2SD से कम भी हो सकती है। तो बेसिक ये है कि जहाँ पे हमारी स्ट्रेसेस ओवरलैप करती हैं उसे हम D/2 कहते हैं, और वो इक्वल होती है हमारे पास क्लियरेंस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 के। और जो टोटल जहाँ तक लेयर्स होती हैं, जहाँ तक हमारी स्ट्रेसेस जा सकती हैं, वो उसको कहते हैं हम 2SD। जो हमारी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द 2 व्हील्स होता है SD, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें, जो आंसर आएगा वो हमारे पास टोटल स्ट्रेसेस जहाँ तक जा सकती हैं। तो वो हम उससे उसकी वैल्यू ग्राफ से देख लेते हैं। और जो Z होता है वो जहाँ पे हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट हम ESWL की वैल्यू को निकाल लेते हैं। नेक्स्ट इज तो एक तो तरीका था ESWL को फाइंड आउट करने का ग्राफ के थ्रू, और नेक्स्ट हमने उसको फाइंड आउट किया था विद द फार्मूला, दैट इज log10 फार्मूला। log10 ESWL is equal to log10 PD plus 0.301 log10 to Z/T डिवाइडेड बाई log10 for SD डिवाइडेड बाई T, जिसमें Z था हमारे पास जो थिकनेस जिस पे हमने डिज़ाइन करना था, D हमारे पास क्लियरेंस डिस्टेंस था, और SD हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द 2 व्हील्स था। तो ये इधर से हमने इसके एक न्यूमेरिकल्स भी किए थे, और हमने इन दोनों मेथड से हमने ESWL इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड को फाइंड आउट किया था ना। उसके बाद हमने इक्विवेलेंस फैक्टर फाइंड आउट किया था। इक्विवेलेंस फैक्टर के ये मेन फार्मूला था
जिसमें हमने GT और बीटा एक्स की वैल्यू पहले निकाल के इस मेन फार्मूले में पुट की थी, और उसमें फिर हमने EALF में इसका ये WTX और WT18 को हमने रिवर्स किया था, तो हमारे पास EALF की वैल्यू आ गई थी। इसका एक मेथड ये था फार्मूला से निकालने का इक्विवेलेंस फैक्टर को, और दूसरा मेथड जो हमारे पास था वो था हमारे पास ग्राफ के थ्रू। हमारे पास एक्सेल लोडिंग गिवन थी और एक्सेल्स की तादाद गिवन थी, जिसके अगेंस्ट हमने उसकी वैल्यू को स्टडी किया था, और फार्मूले से भी हमारे पास सेम आंसर्स निकले थे। तो सिंगल एक्सेल, टैंडम एक्सेल, जो दो एक्सेल होते हैं उसे टैंडम एक्सेल कहते हैं, और जो तीन एक्सेल इकट्ठे लगे होते हैं उसे हम ट्राइडम एक्सेल कहते हैं। तो ये लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। नाउ आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो पेमेंट परफॉर्मेंस, द प्राइमरी फैक्टर कंसीडर्ड अंडर पेमेंट परफॉर्मेंस आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल परफॉर्मेंस ऑफ द पेमेंट। पेमेंट परफॉर्मेंस की दो टाइप्स होती हैं, एक होती हैं स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस और एक होती है हमारे पास पेमेंट परफॉर्मेंस। Structural performance is related to the physical conditions of the payment, such as the capability of the payment to carry the traffic load. Factors which reduces the structural performance of the payment includes cracking, faulting, revealing and so forth. तो स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस बेसिकली फिजिकल कंडीशन होती है रोड की थिकनेस पे डिपेंड करता है, और हमें बताता है कि रोड की लोड कैरिंग करने की कैपेसिटी कितनी है। अगर थिकनेस की हमारे पास डेप्थ ज़्यादा है तो इट्स मीन उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, और अगर थिकनेस कम है लेयर्स की हमारे पास सब ग्रेड सब बेस और बेस की तो एंड वेनिंग कोर्स की, तो इट्स मीन उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगी। और इसमें जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो क्रैकिंग, फटीग क्रैकिंग और डिफरेंट जो क्रैकिंग्स आती हैं जो अफेक्ट करती है पंपिंग एक्शंस वगैरह, वो हमारी स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस के फैक्टर्स होते हैं जो उसको रिड्यूस करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को। और second is functional performance. Functional performance is an indication of the how effectively payment serves the users. The main factor considered under functional performance is the riding comfort. सो स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस में हम उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि वो स्ट्रक्चर कितना स्ट्रेंथन है, कितना उसमें लोड को कैरी करने की कैपेसिटी है, उसकी डेप्थ कितनी है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस में। जबकि फंक्शनल परफॉर्मेंस में हमारे पास आती है राइडिंग क्वालिटी की, उसकी टॉप वेयरिंग सरफेस कितनी स्मूथ है और किस उसमें अनइवनेस कितनी ज़्यादा कम है, और आप राइड करेंगे आपकी स्पीड और मोबिलिटी कितनी ज़्यादा हो सकती है उसके ऊपर। तो वो सारी चीज़ें राइडिंग कंफर्ट आती है हमारे पास फंक्शनल परफॉर्मेंस में कि उस रोड पे जो व्हीकल्स ने मूव करना है वो कितनी इजी और कंफर्ट के साथ उसमें मूव कर सकती हैं, जर्क्स वगैरह तो नहीं है उसमें, उसकी क्लियरेंस और उसकी अलाइनमेंट वगैरह या उसकी कंफर्ट लेवल को जो होती हैं वो हमारे पास आती हैं फंक्शनल परफॉर्मेंस में। The quantify payment performance, a concept known as serviceability performance, was developed and is measured using present serviceability index, that is called PSI. सर्विसिबिलिटी इंडेक्स इसको कहते हैं, हम इसको PT से डिनोट करते हैं, और द स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 5 वेयर इज 0 इज़ द लोवेस्ट PSI एंड 5 इज़ द हाईएस्ट PSI। लास्ट क्वेश्चन जहाँ पे हमने इक्विवेलेंस फैक्टर निकाला था तो वहाँ पे आपको PT गिवन था, तो मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा व्हाट इज़ PT, जो हमने 2.5 लिया था। बेसिकली PT स्टैंड्स फॉर प्रेजेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स। वो आपको पता लगेगा इस ग्राफ से, इसे हम कहते हैं PISI ग्राफ और प्रेजेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स ग्राफ, जिसमें हमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो एक्स एक्सिस पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, इसमें हमारे पास टाइम आया है, लेंथ ऑफ एनालिसिस पीरियड, जिसमें फर्स्ट परफॉर्मेंस और सेकंड परफॉर्मेंस इंडिकेशन आ रही है, और सेकंड पे आ रही है सर्विसिबिलिटी इंडेक्स, जिसमें 1.5 इज़ पुअर एंड 5 इज़ वेरी गुड या एक्सीलेंट।
बेसिकली ये ग्राफ हमें शो करता है कि आपने जो रोड डिज़ाइन की है वो कितनी अच्छी डिज़ाइन की है। 5 पे एक आइडियल होती है जो आप अचीव नहीं कर सकते, तो ये 4 से 4.5 के दरमियान हम इसके इंडेक्स को कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास आती है इनिशियल सर्विसिबिलिटी के जब आपकी रोड डिज़ाइन की गई है, ठीक है। जब आपकी रोड नई नई होती है बेसिकली स्टार्टिंग में, तो उसका सर्विसिबिलिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जैसे-जैसे वो यूज़्ड टू होती है, उसमें ट्रैफ़िक की लोडिंग आती है, वो डैमेज होना स्टार्ट होती है, तो उसकी जो सर्विसिबिलिटी है वो लो होना स्टार्ट हो जाती है। और जब हमारे पास हमारी पीएसआई इंडिकेशन 2.5 तक पहुँचती है, तो वहाँ पे हमने इसकी लिमिट लगा दिया और उसे कह दिया मिनिमम सर्विसिबिलिटी लेवल, और वहाँ पे हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस पीरियड ख़त्म हो जाता है, और वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है एचएमए ओवरले की। एचएमए ओवरले क्या होता है? आपने अक्सर रोड्स जहाँ जब बनती हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपकी जो रोड की फर्स्ट लेयर होती है, वेयरिंग कोर्स होती है, या आपकी टॉप मोस्ट सरफेस होती है, तो उधर से उसको रिमूव करके उस पे दोबारा ओवरले किया जा रहा होता है, ताकि उसकी लाइफ को इंक्रीज़ किया जाए, और जितने भी आपके पास उसमें क्रैकिंग्स वगैरह आई हैं उसको रिमूव किया जाए। जहाँ-जहाँ पे आपकी रोड ख़राब होती है तो वहाँ पे ओवरले किया जाता है एचएमए का। वो इसलिए किया जाता है कि वहाँ आपकी रोड की लाइफ इंक्रीज़ हो जाए। तो ये जब हमारे सर्विसिबिलिटी इंडेक्स जैसे-जैसे हम रोड को यूज़ करते हैं तो वो सर्विसिबिलिटी इंडेक्स कम होता जाता है, और जहाँ पे जाके आप उसको जब आपके यहाँ सर्विसिबिलिटी इंडेक्स 2.5 तक पहुँचता है तो हम उस पे दोबारा ओवरले करते हैं, और उसकी सर्विसिबिलिटी इंडेक्स दोबारा मतलब ओवरले करते हैं, तो दोबारा वो न्यू रोड जैसी होती है और उसकी लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है। सो इससे हमें पता लगा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी जो हम नॉर्मली अपनी सर्विसिबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू या पीटी की वैल्यू लेते हैं, वो हम 2.5 इसलिए लेते हैं। उसके पीछे फिनोमिना ये है कि जब आपकी रोड न्यू होती है तो उसकी सर्विसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जैसे-जैसे यूज़ टू होती है तो वो सर्विसिबिलिटी कम होती जाती है, और जब आपकी 2.5 पे आती है तो हम उसको रिपेयर करते हैं या उसमें एचएमए के ओवरले करते हैं, ताकि उसकी लाइफ को इंक्रीज़ किया जा सके। सो उसके बाद हमारे पास आता है ट्रैफ़िक लोडिंग। ट्रैफ़िक लोडिंग बेसिकली अब सर्विसिबिलिटी इंडेक्स और में हमने देखा था कि सर्विसिबिलिटी इंडेक्स हम 2.5 तक लेते हैं। तो अब इस टेबल में देखें, एक्सेल लोड इक्विवेलेंस फैक्टर फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट सिंगल एक्सेल, दिस इज़ फॉर सिंगल एक्सेल, जिसमें सर्विसिबिलिटी इंडेक्स पीटी हमने लिया है 2.5, और दिस इज़ स्ट्रक्चरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो स्ट्रक्चरल नंबर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज़ स्ट्रक्चरल नंबर। तो और ये इसके इस तरफ हमारे पास लिखी होती हैं एक्सेल लोड्स। तो हम अपने एक्सेल लोड से अगेंस्ट जो हमारे पास एसएन की वैल्यू होती है स्ट्रक्चरल नंबर, तो उसके अगेंस्ट हम अपनी वैल्यू को देखते हैं, उस फैक्टर को कंसीडर करते हैं, और उसे हम कहते हैं एक्सेल लोड इक्विवेलेंस फैक्टर। So what is single axle load? What is tandem axle load? What is tridem axle load? अब ये जो ट्रक देख रहे हैं आप, इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट पे आपका सिंगल एक्सल विद द सिंगल टायर, एंड सेकंड पे आपका सिंगल एक्सल विद द डुअल टायर्स। और इस ट्रक में आप देखें फर्स्ट फ्रंट पे इसका सिंगल एक्सल विद द सिंगल टायर, और बैक पे इसका है टैंडम एक्सल विद द डुअल टायर्स। और इस ट्रक में आप देख रहे हैं कि सिंगल एक्सल विद द सिंगल टायर फ्रंट पे, और बैक पे इसका टैंडम एक्सल विद द डुअल टायर्स। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हम लास्ट टाइम हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक ट्रक हो जिसका लोडिंग जिस पे हम जो लोडिंग लगाए लोडिंग फैक्टर या डैमेजिंग फैक्टर 32 आ रहा है, तो इट्स मीन कि हमारे पास जो 18 किप के 16 ट्रक्स गुजरेंगे, और उसकी डैमेजिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी एक ट्रक गुजरेगा और उसका डैमेजिंग इफेक्ट ज़्यादा आ जाता है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर
जैसे हम कहते हैं कि 18 किप के 16 ट्रक्स पे हम सामान को लेके जाएँ तो उतना उसका डैमेज इफ़ेक्ट 16 दफ़ा गुज़रेगा, उसके बाद उतना होगा जितना एक ही ट्रक पे हमारा जो डैमेजिंग इफ़ेक्ट है वो इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। तो उसका एक हल क्या है? तो उसमें हल ये है कि हम अपने एक्सेल्स की तादाद को ज़्यादा कर दें। जैसे ये ट्रक है आपका, तो इस पे आप लोड ज़्यादा कर देंगे तो इतना ज़्यादा डैमेज इफ़ेक्ट नहीं होगा। इन दिस टेबल यू कैन सी, ये आपका ट्रैफिक लोड का टेबल है जिसमें आप देख रहे हैं कि आपका सर्विसिबिलिटी इंडेक्स 2.5 है और इसमें जो एक्सेल्स हैं वो टैंडम एक्सेल है। अब इसमें देखें आप, जो आपके पास 1 आ रहा है, जो हम इक्विवेलेंस फैक्टर लेते हैं वो आया है 34 कीप एक्सेल लोड पे। जो हमारे पास स्टैंडर्ड एक्सेल लोड सिंगल एक्सेल के साथ आता है, जो ये देख रहे हैं हम, तो उसमें हम 18 कीप पे जाके हमारे पास यहाँ 18,000 एलबीस पे जाके हमारे पास आता है 1 डैमेजिंग फैक्टर। जबकि अगर हम एक्सेल्स की तादाद को ज़्यादा कर दें तो एक्सेल्स हमारे पास टैंडम एक्सेल हो जाएंगे, तो उस पे हमारे पास लोड देख रहे हैं आप 18 किप से 34 किप तक हो गया और 34 किप पे जाके वो डैमेजिंग इफेक्ट करेगा 1। तो इट्स मीन कि अगर हम अपने एक्सेल्स की तादाद ज़्यादा कर दें तो हम उस पर लोडिंग भी ज़्यादा लगा सकते हैं या लोडिंग भी ज़्यादा दे सकते हैं। To determine the easel's equivalent single axle load and equivalent standard axle load, the number of different types of vehicles such as cars, buses, single unit trucks and multiple unit trucks expected to use the facility during its lifetime must be known. The total easels applied on highway during its design period can be determined only after the design period and traffic growth rates are known. The design period is the number of years the payment will effectively continues to carry the traffic load without requiring an overlay. Flexible highway payments are usually designed for 20-year period. तो ईज़ल्स डिटरमिन करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कितनी आ रही हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स कितनी आनी हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि हम हर एक व्हीकल को लेके उसका लोड या उसका वज़न नहीं कर सकते। तो उसमें हमने पहले कहा था कि हमने प्राइवेट व्हीकल्स के डैमेजिंग फैक्टर को कंसीडर नहीं करना, हमने जस्ट कमर्शियल व्हीकल्स को कंसीडर करना है। अब कमर्शियल व्हीकल्स को कंसीडर करने के लिए भी हम हर एक व्हीकल का डैमेजिंग फैक्टर अलग-अलग से नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हम अपनी एवरेज लेते हैं, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक कि हम मौजूदा ट्रैफिक कितनी है उसमें, और उसकी हम साल की एवरेज लेते हैं तो हमारे पास एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक आ जाती है। उसके मुताबिक फिर हम देखते हैं कि हमने अपने जो रोड को डिज़ाइन करना है, फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिज़ाइन करना है, तो उसको कितने सालों के लिए डिज़ाइन करना है। तो डिज़ाइन पीरियड देखते हैं और आपको ये भी पता है कि हर साल आपकी ट्रैफिक सेम नहीं आती। जैसे-जैसे आपके फ्यूचर में जाते हैं तो आपकी ट्रैफिक इंक्रीज़ होती जाती है। तो उस इंक्रीज़ को हम कहते हैं ट्रैफिक ग्रोथ रेट, कि आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद आपका 1 साल बाद जो ग्रोथ रेट है वो 2% इंक्रीज़ हो जाएगा, 3% इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम 10% तक हम इसको कंसीडर करते हैं। Since traffic volume does not remain constant over the design period of the payment, it is essential that the rate of growth be determined and applied when calculating the total easels. The growth rate ranges from the 3 to 6% and in some cases up to 10%. तो उसने बताया कि हम ट्रैफिक वॉल्यूम को हमेशा कांस्टेंट नहीं रखते, क्योंकि डिज़ाइन पीरियड में हम आपका जो ग्रोथ रेट है, आपकी ट्रैफिक इंक्रीज़ होती जाती है। तो ग्रोथ रेट की जो रेंज है वो होती है 3 से 6% या मैक्सिमम 10% तक इंक्रीज़ हो सकता है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में ग्रोथ रेट गिवन है कि हमने जो 20 साल या 15 साल के लिए अपनी रोड डिज़ाइन करनी है, तो उसकी जो ट्रैफिक है वो इतने % इंक्रीज़ हो रही है,
तो वो ठीक है, अदरवाइज हम उसको 3 से 6% के दरमियान लेंगे और मैक्सिमम जो ग्रोथ रेट जाता है वो हमारे पास 10% तक जाता है। द ग्रोथ रेट फॉर डिफरेंट ग्रोथ रेट्स फैक्टर्स फॉर डिफरेंट ग्रोथ रेट्स एंड डिज़ाइन पीरियड्स कैन बी obtained फ्रॉम द इक्वेशन। हम इसको एक इक्वेशन के थ्रू भी एक निकाल सकते हैं, इसको एक टेबल के थ्रू भी देख सकते हैं और एक इक्वेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन के थ्रू हम कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला है 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। इन दिस इक्वेशन n इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स और r इज़ द ग्रोथ रेट इन डेसिमल्स। कि अगर हमारे पास गिवन है कि हम 4% ग्रोथ रेट है या 5% ग्रोथ रेट है तो इधर 5 आएगा और n की जगह नंबर ऑफ ईयर्स अगर 20 ईयर्स तो हम इधर 20 पुट करेंगे और r की जगह फिर हम ग्रोथ रेट की वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारे पास ग्रोथ रेट फैक्टर आ जाएगा। अगर हमारे पास ग्रोथ रेट गिवन नहीं है, अगर फार्मूले से नहीं निकालना और टेबल गिवन है तो उसमें आप देख रहे हैं कि ये इस टेबल में डिज़ाइन पीरियड इन द ईयर्स, तो हम अपने जितने सालों के लिए डिज़ाइन करना है 20 साल के लिए कर रहे हैं और हमारे पास ग्रोथ रेट की वैल्यू 5 है कि 5% ग्रोथ रेट है, हर साल आपको 5% आपकी जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो 5% के अगेंस्ट हम इसकी वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे। फार्मूले से भी आपका 33.06 आएगा और टेबल के थ्रू भी यही वैल्यू आएगी। उसके बाद द पोर्शन ऑफ टोटल ईजल्स एक्टिंग ऑन द डिज़ाइन लेन इज यूज टू डिटरमिन द पेमेंट थिकनेस। Either lane of the two-lane highway can be considered as the design lane, whereas for multi-lane highway the outer lane is considered. सो हम फिर अपना ट्रैफिक लोडिंग काउंट करते हैं जिसे हम डिज़ाइन लेन फैक्टर कहते हैं। डिज़ाइन व्हाट इज़ डिज़ाइन लेन फैक्टर? बेसिकली आपको पता है कि आपकी जो कौन सी लेन ऐसी है जो आपकी सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है या सबसे ज़्यादा उस पर ट्रैफिक लोडिंग आती है, वो होती है हमारी सबसे लास्ट लेन जहाँ पे हमारे पास हैवी ट्रेलर्स या हैवी ट्रक्स ने चलना होता है, तो हम उसको कंसीडर करते हुए अपनी ट्रैफिक को देखते हैं जिसको ट्रैफिक एफडी कहते हैं, डिज़ाइन लेन फैक्टर कहते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन में गिवन होता है, यहाँ पे हम इसको इस टेबल से देखते हैं। अब इस टेबल से कैसे देखते हैं? नंबर ऑफ लेन इन ईच डायरेक्शन, परसेंटेज ऑफ 18 कीप ईजल्स इन द डिज़ाइन लेन। अगर हमारे पास 2 लेन रोड है तो हम उसको 80 से 100 के दरमियान देखेंगे। अगर 3 लेन है तो हम इसको ऐसे 60 से 80 के दरमियान देखेंगे। और इसी तरह परसेंटेज ऑफ टोटल ट्रैफिक इन द डिज़ाइन लेन इन 2 डायरेक्शंस, ये हमारे पास था सिंगल डायरेक्शन। अगर हमारे पास टू डायरेक्शन है तो फिर हम इसको 2 डायरेक्शन में देखेंगे। अब देखें ये इससे हाफ हो गया है, मतलब कि ये 50% है और ये 100% है। इसी तरह ये 45% है और ये 80% है, तो ये इससे हाफ हो गया है। सो हम अब क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें समझ आएगी। A general equation for accumulated easels for each category of axle load is obtained. This is a formula of to find out the easels. EASL। अब इसके साथ I क्यों लिखा हुआ है? AADT के साथ भी I लिखा हुआ है, N के साथ भी I लिखा है, एक फैक्टर के साथ I लिखा हुआ है। I इसलिए लिखा हुआ है, I का मतलब ये है कि हम इसमें जस्ट अपनी कमर्शियल व्हीकल्स को कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ हमने I लिखा हुआ है। तो ईजल्स का फार्मूला है FD स्टैंड्स फॉर डिज़ाइन लेन फैक्टर। ईजल स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंट accumulated सिंगल एक्सल लोड फॉर द एक्सल कैटेगरी आई। तो एक्सल कैटेगरी आई को मैंने आपको डिफाइन कर दी क्योंकि हमने जस्ट कमर्शियल व्हीकल्स या ट्रक्स हैवी ट्रेलर्स लिए हैं तो हमने इसको आई कंसीडर किया है। और एफ डी स्टैंड्स फॉर डिज़ाइन लेन फैक्टर, जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ फैक्टर फॉर द गिवन ग्रोथ रेट, जो अभी मैंने आपको फार्मूला लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किया था। उसके बाद आप आता है AADT स्टैंड्स फॉर फर्स्ट ईयर एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक फॉर एक्सल कैटेगरी आई। इसे हम कहते हैं एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, जो हम एवरेज लेते हैं अपने ट्रैफिक को फ्यूचर के आने वाली। मल्टीप्लाई बाय 365, और 365 आपको पता है कि एक साल होता है।
और उसके बाद आपके पास आता है एन इज़ द नंबर ऑफ एक्सल्स ऑन ईच व्हीकल इन द कैटेगरी आई। तो ये हमें नंबर ऑफ एक्सल्स हम इधर लिखेंगे। और एफ ई आई इज इक्वल टू लोड इक्विवेलेंस फैक्टर फॉर एक्सेल कैटेगरी आई। तो इसे हम लोड इक्विवेलेंस फैक्टर कंसीडर करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के मुताबिक इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन इज computing accumulated equivalent axle load for a proposed 8-lane highway using load equivalency factors। ठीक है, हमने easels फाइंड करने हैं लोड इक्विवेलेंसी फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए। तो an 8-lane divided highway is to be considered on a new alignment। Traffic volume forecast indicates that the average annual daily traffic in both directions during the first year of operation will be 12,000। तो एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक बोथ डायरेक्शन में जो हमारे पास आएगी वो आएगी, उसने गिवन दिया है क्वेश्चन में 12,000 व्हीकल विद द फॉलोइंग व्हीकल मिक्स एंड एक्सल लोड्स। तो पैसेंजर कार्स 1000 LBs पर एक्सल इज इक्वल टू 50% के 50% उस पर पैसेंजर कार्स चलेंगी। उसके बाद 2 एक्सल सिंगल यूनिट ट्रक्स हमारे पास चलेंगे 6000 LB पर एक्सल, और वो आएंगे हमारे पास 33%। और 3 एक्सल यूनिट ट्रक्स हमारे पास आएंगे 10,000 LBs के 17%। तो द व्हीकल इज मिक्स in the vehicle mix is expected to remain the same throughout the design life of the payment if the expected annual traffic growth rate is 4%। तो हमारे पास ग्रोथ रेट क्वेश्चन में उसने गिवन दे दिया है 4% हमारे पास ग्रोथ रेट है फॉर ऑल द व्हीकल्स। डिटरमिन द डिज़ाइन ऑफ ईजल्स गिवन अ डिज़ाइन पीरियड ऑफ 20 years एंड हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास है 20 years का। The percent of traffic on the design lane is the percent of traffic on the design lane is 45%, and the payment has a terminal serviceability PT is 2.5 and SN structure number is 5। तो हाँ, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। फॉलोइंग डाटा मस्ट बी अप्लाइड। तो ग्रोथ फैक्टर हमारे पास कहाँ से हम कंसीडर करेंगे, या तो हम उसको ग्रोथ फैक्टर को फार्मूले से निकालेंगे या हम अपने टेबल से इसको निकालेंगे। सो इन दिस क्वेश्चन हमें सब कुछ गिवन है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि हमने पहले डिस्कस किया है कि हमने जब ईजल्स काउंट करने हैं तो उसमें हमने अपनी पैसेंजर्स कार्स को हमने निगलेक्ट कर देना है। जो हमारे पास 50% पैसेंजर्स कार है उसे हमने उसके ईजल्स में हमने उसको शामिल नहीं करना। हमने जो अपने ईजल्स में अपने एक्सल्स की काउंटिंग करनी है वो 2 एक्सल होगा या 3 एक्सल ट्रक्स को यूनिट्स को हमने काउंट करने हैं। सो फॉलोइंग डाटा मे बी अप्लाइड। तो सबसे पहले हमने अपना मेन फार्मूला देखने हैं। मेन फार्मूला हमारे पास जो है वो है ईजल इज इक्वल टू एफ डी, जो हमारे पास डिज़ाइन लेन फैक्टर है, और ग्रोथ रेट निकालना है। एवरेज डेली ट्रैफिक गिवन है हमारे पास, एन नंबर ऑफ एक्सल्स ऑन ईच व्हीकल, ठीक है। और एफ जो है हमारे पास वो हमारे पास लोड इक्विवेलेंसी फैक्टर हमने ग्राफ से निकालना है। सो इसमें हमने सबसे पहले 8 लेन हाईवे डिवाइडेड हाईवे हमारे पास, और हमने पैसेंजर्स कार को निगलेक्ट कर दिया, और हमारे पास जो एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक है वो है 12,000 एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक है। हमने 33% पे निकालनी है 2 एक्सल्स और 17% पे निकालने हैं 3 एक्सल्स। तो 50% हमारा वैसे ही निगलेक्ट हो चुका है। और उसमें द परसेंट जो ट्रैफिक डिज़ाइन लेन हमें गिवन है क्वेश्चन में दैट इज़ एफ डी, और वो 45% है। और पी टी हमारे पास 2.5 है सर्विस इंडेक्स, और स्ट्रक्चर नंबर हमारे पास गिवन है SN5।
नाउ हम सब अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले हमने ग्रोथ फैक्टर निकालना है। ग्रोथ फैक्टर का भी मैंने आपके साथ फार्मूला भी डिस्कस किया था और दूसरे नंबर पे हम इसको टेबल से भी निकाल सकते हैं। तो ग्रोथ फैक्टर को निकालने के लिए ये फार्मूला है जिसमें हमने आर जो हमारे पास है ग्रोथ रेट है, ठीक है। ग्रोथ रेट भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि कितने ग्रोथ रेट के साथ आपकी जो परसेंटेज वो कितनी जा रही है, तो हम इसको 5 ले लेंगे और एन आपके पास 20 है, ठीक है। तो इधर से हमारे पास ग्रोथ रेट निकल निकल जाएगा। अगर हमारे हमने फार्मूले से निकालना तो हम अपना ग्रोथ रेट की जो वैल्यू है वो हम इस टेबल से लेंगे। हमारी जो ग्रोथ रेट है वो है 20 ईयर्स डिज़ाइन पीरियड, तो 20 ईयर्स और जो हमारे पास ग्रोथ रेट है वो हमारे पास है 4%। तो 4% और 20 ईयर्स के अगेंस्ट हम अपनी वैल्यू को देख लेंगे, दैट इज़ 29.78। तो 29.78 के अगेंस्ट हमने हमने अपने ग्रोथ रेट को कंसीडर करना है। ये आपका 29.78 हमने ये टेबल से ले ली वैल्यू, या हम इसको अपने फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। सेकंड इज परसेंट ट्रक वॉल्यूम ऑन डिज़ाइन लेन, दैट इज़ 4.5%। तो ये 4.5% कैसे है हमारे पास, ये इधर मैं आपको दिखाता हूँ। एफ डी जो हमारे पास गिवन था दैट इज़ 4.5%, तो ये 4.5% को हम 0.45 लिखेंगे। ग्रोथ रेट हमने इसमें एन हमारे पास 20 है और उसमें आर हमने 4% किया, तो 29.78 यहाँ इसको हमने टेबल से देख सकते हैं। उसके बाद एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, तो उसको हमने कैसे कंसीडर करना है कि हमने अब सबसे पहले जो हम पार्ट कर रहे हैं उसमें हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 2 एक्सल्स के लिए। तो 2 एक्सल में उसने कहा 33% आपकी एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक आनी चाहिए, तो हम इसका 33% लेंगे। 50% आपकी पैसेंजर कार्स हैं इस ट्रैफिक में से, और 33% 2 एक्सल है और 17% 3 एक्सल है। सो 0.33 इंटू 12,000 एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक 33% आ जाएगी 2 एक्सल्स के लिए, और 365 आपका एक साल में दिन होते हैं, और एन आपके पास आएगा 2 नंबर ऑफ एक्सल्स। ये 2 एक्सल के लिए कर रहे हैं तो हमारे पास 2 आएगा। और आपके पास एफ जो इक्विवेलेंस फैक्टर है वो कहाँ से आएगा। इक्विवेलेंस फैक्टर के लिए हम एक टेबल पे जाएंगे। इक्विवेलेंस फैक्टर के लिए हम सबसे पहले हमारे पास टैंडम एक्सल है, तो टैंडम एक्सल पे हम जाएंगे और टैंडम एक्सल पे हमने जाके ये देखें ये पहले हमारे पास सिंगल एक्सल है, तो हम अपने ग्राफ पे जाएंगे। सिंगल एक्सल का ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। सिंगल एक्सल के ग्राफ पे हमने जाना है कि हमारे पास जो लोडिंग है एक्सल लोड वो है 6000 या 6 किप्स। तो 6 किप्स के अगेंस्ट हमारे पास स्ट्रक्चरल नंबर की वैल्यू है, तो स्ट्रक्चरल नंबर हमारे पास है 5। तो हमने क्या करना है 6 के अगेंस्ट 6000 के अगेंस्ट हमने अपनी वैल्यू देखनी है, दैट इज़ 0.10। सो हमारे पास जो एफ डी की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 0.10। किसके लिए आएगी, ये 2 एक्सल सिंगल यूनिट ट्रक के लिए आएगी, और उधर हम लिखेंगे 0.100, ये 0.010। तो इसके इधर से हम इसकी ईजल्स फाइंड आउट कर लेंगे, और जब ईजल्स फाइंड आउट करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए। इसी तरह हम फिर जो लास्ट पार्ट है 3 एक्सल सिंगल यूनिट के लिए वो हम करेंगे, तो इसमें भी सेम वही चीज़ें आएंगी। और इसमें जो हमारे पास 3 एक्सल्स के लिए आएगा तो उसके हम जब दूसरे टेबल से वैल्यू देखेंगे वो आएगी हमारे पास 0.088। सो तो ईजल्स 2 एक्सल सिंगल यूनिट के लिए हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको हमने MSA में लिखना है, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल में लिखना है। उसको डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ करेंगे तो हमारे पास 10⁻⁶ में मिलियंस में उसकी वैल्यू आ जाएगी।
तो इसी तरह 3 एक्सल में जो वैल्यू आएगी, इन ये 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको हमने टोटल ईजल्स कैसे होंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस कर देना, तो इधर से हमारे पास टोटल ईजल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह ईजल्स फाइंड आउट करने का एक और मेथड है जो यूजिंग ट्रक फैक्टर से होता है। सेम वही चीज़ है इसमें। इसमें जस्ट फार्मूले में एंड पे जो हमारे पास उस लास्ट फार्मूले में एन और एफ था, इसको निगलेक्ट करके इस फार्मूले में ट्रक फैक्टर को हम कंसीडर करते हैं। तो आप जिस तरह क्वेश्चन होगा उस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रक फैक्टर से भी कर सकते हैं और एन और एफ से भी कर सकते हैं। A two-lane major rural principal highway has an annual average daily traffic of 4,000 during the first year of traffic, 25% trucks, 4% annual growth rate, and 50% of on the design lane. If the truck factor is shown in 0.38, that is FD, compute the easels for the design period of 20 years. So easels is equal to, इसमें PI जो है हमारे पास परसेंटेज ऑफ ट्रक है। अब ये सेम है जो अब 25% है, ठीक है। वो उसमें हमने AADTI लिखा था, तो इसमें हमने अलग-अलग कर दिया, तो ये परसेंटेज ऑफ ट्रक्स आ जाएगा। 0.25 एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक में 4000 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ग्रोथ रेट हम टेबल से या उस फार्मूले से निकालेंगे, वो हमारे पास आएगा 29.78। और FDL हमारे पास फैक्टर फॉर डिज़ाइन लेन आएगा, जो हमारे पास गिवन है 50%। और इसके अलावा 365 सेम है। और ट्रक फैक्टर हमने इसमें निकालना है, तो ट्रक फैक्टर का हमारे पास एक टेबल होता है जिसमें हम ट्रक फैक्टर निकालते हैं। तो ट्रक फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, हमारे पास हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन है वो ट्रक फैक्टर किसके लिए गिवन है, टू लेन मेजर रूरल प्रिंसिपल। टू में मेजर प्रिंसिपल कौन सी है, रूरल में मेजर प्रिंसिपल। तो मेजर प्रिंसिपल पे आपने जाना है और उस पे आपने जाके टू लेन पे जाना है, और टू लेन पे जाके हमने उसकी वैल्यू को देखना है। तो हम टू लेन पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, हमने जो वैल्यू देखनी होती है वो आल टक्स के लिए देखनी है, और जो हमारे पास वैल्यू आ रही है प्रिंसिपल आरटीएल में, वो हमारे पास आ रही है 0.38, दैट इज़ इट्स ट्रक फैक्टर। तो इधर हमने जस्ट इसकी वैल्यू पुट की और इधर से हमारे पास डायरेक्ट फार्मूले से ईजल्स आ जाएंगे। ये थोड़ा वो जो लास्ट फार्मूला ज़्यादा एक्यूरेट है, ये थोड़ा सा कह सकते हैं इसमें एरर के चांसेस हैं। तो इस फार्मूले में क्योंकि हमारे पास 2 फैक्टर्स कम हो जाते हैं, उसकी जगह खाली एक ट्रक फैक्टर रहता है, तो इसके थ्रू भी हम इसको निकाल सकते हैं ईजल्स को। तो जब भी हम पेमेंट डिज़ाइन करते हैं, जितने सालों के लिए करते हैं, तो उसके सबसे मेन फैक्टर होता है ईजल्स फाइंड करना, उसकी लोडिंग फाइंड करना कि उसके ऊपर एक्सेल की लोडिंग कितनी आनी है, तो जिसकी बेस पे हम अपनी पेमेंट को डिज़ाइन करते हैं। इसलिए ये ईजल्स फाइंड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी पेमेंट के डिज़ाइन में। सबसे पहले हमने लास्ट टाइम फाइंड किया था इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड और इक्विवेलेंस फैक्टर। अभी आपने देखा है कि इक्विवेलेंस फैक्टर को हम ईजल्स निकालने के लिए भी कंसीडर करते हैं, और मेन जो आपने निकालना होता है वो निकालना होता है ईजल्स कैलकुलेशन। तो ईजल्स की कैलकुलेशन आज आपने कर ली है, नेक्स्ट टाइम से भी हम अपने फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिज़ाइन की तरफ आएंगे। तो ये आपका लेक्चर था, इसको आपने अच्छी तरह गो थ्रू करना है, और हम फिर बाकी जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम जूम सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।